फिल्म पैगाम के उस एक डायलॉग की वजह से राजकुमार का स्टारडम इस लेवल पर पहुंच गया कि उन्होंने अगले 30 सालों तक पूरे सिनेमा जगत पर राज किया। उन्हें खुद भी ये बात पता नहीं होगी कि फिल्म पैगाम के उस डायलॉग की वजह से पूरी जिंदगी भर वो डायलॉग के राजा कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजकुमार के बारे में। 1959 की फिल्म पैगाम, इस फिल्म के लीड एक्टर थे दिलीप कुमार साहब और इनके साथ थे कैरेक्टर आर्टिस्ट में राजकुमार। पैगाम पूरी तरह से दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी। अब इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब का अभिनय दमदार होने के बावजूद बाजी पलट जाती है। लगातार 8 फिल्में फ्लॉप देने के बाद राजकुमार साहब का भाग्य कहिए या फिर उस फिल्म की कहानीकार की आकस्मिक लिखावट कहिए कि इस फिल्म में मोतीलाल जो विलन थे उनके साथ नोकझोंक वाले सीन में राजकुमार साहब का वो डायलॉग कि तुमने मुझे नहीं मेरी वफादारी को ठोकर मारी है, मैं रतन लाल नहीं कि ठंडे दिमाग से काम लूं, मैं रामलाल हूँ। वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं बैठा। ये ठोकर तूने मुझे नहीं लगाई सेठ, मेरी वफादारी को लगाई है। मैं रतन नहीं जो शांति से काम लूं, मैं रामलाल हूँ, रामलाल। राजकुमार का ये डायलॉग सुनते ही दर्शक सिनेमा हॉल में तालियां सीटियां बजाते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में उस वक्त दर्शक सेठ के खिलाफ बदले की भावना में अंधे हुए होते हैं और राजकुमार के जवाब में वो डायलॉग सुनकर, विलन को करारा जवाब मिला सुनकर दर्शक अपना दिल हार जाते हैं। राजकुमार ने दर्शकों का दिल जीत लिया होता है और दिलीप कुमार साहब ने निभाई हुई तमाम बेहतरीन अदाकारी के ऊपर पानी फिर जाता है। हीरो रहे दिलीप कुमार साहब, विलन के प्रति प्रतिक्रिया साहित्यिक संवाद था। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा आपकी नौकरी में गुजारा, अगर इसी बात का दबाव डालकर हजारों मजदूरों का साथ छोड़ देने पर मजबूर करते हैं, बेइंसाफी है सेठ जी। बेइंसाफी? किस बात की बेइंसाफी? अब जो तेवर दर्शक दिलीप कुमार साहब से देखना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि मानिए कि कहानी ही उस तरीके से थी। क्योंकि हम जानते हैं कि रत्ती भर भी दिलीप कुमार साहब अपनी अदाकारी यहाँ से वहाँ नहीं होने देते थे। मैं तुमको छू के कहता हूँ, भैया ने मुझ पर हाथ उठाया, इसका मुझे कोई दुख नहीं। फिर भी सिर्फ एक ही डायलॉग की वजह से राजकुमार साहब दिलीप कुमार साहब पर भारी पड़ जाते हैं। उस वक्त मैगजीन्स में ये लिखा जाने लगा कि राजकुमार वो जिन्होंने दिलीप कुमार को खा गए। इसके बाद क्या था, राजकुमार साहब रातों रात बड़ी सुर्खियों के सितारों की लिस्ट में आ गए, क्योंकि अभिनय के सम्राट कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब के सामने राजकुमार साहब थे। राजकुमार को इस फिल्म से लोकप्रियता मिल जाने की वजह से इस फिल्म के बाद लंबे अरसे तक, मतलब 3 दशकों तक दिलीप कुमार और राजकुमार इन दोनों के बीच में अपने अपने कद के खातिर खटास रहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। फिल्म आलोचकों का उस वक्त ये कहना था कि फिल्म पैगाम में चाटे मारने के सीक्वेंस में, जो कि राजकुमार द्वारा दिलीप कुमार को मारना था, तब राजकुमार सचमुच दिलीप कुमार को जोरदार चाटा लगा देते हैं। इसी व्यवहार के कारण दिलीप कुमार साहब ने राजकुमार के साथ फिर कभी काम करना पसंद नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चाटा नहीं टकराया था, इनका स्टारडम एक दूसरे से टकराया था और अपने अपने अहंकार एक दूसरे से टकरा गए थे। ये चाटे वाली बात सरासर गलत थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजकुमार साहब ने जीते जी कभी दूसरे स्टार को अपने से बड़ा नहीं माना, ना वो खुद को किसी स्टार से छोटा समझते थे। वो किसी भी हीरो से अपने आप को कभी कम नहीं आंकते थे। अब ये उनका घमंड नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को बनाए रखने की ये उनकी कला थी। बिल्ली के दांत गिरे नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डाल ले। अब इस तरीके के व्यवहार से दर्शक पूरी तरह से उनके कायल थे। पैगाम फिल्म में राजकुमार दिलीप कुमार साहब के बड़े भाई की भूमिका में है। इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था, वो इस फिल्म में साइड हीरो तक नहीं थे, लेकिन इस फिल्म का कुछ कहने वाला, कुछ बोलने वाला किरदार जरूर उनका था। अब खुद राजकुमार साहब ही क्या, खुद डायरेक्टर, उस फिल्म के लेखक, इनको भी ये बात पता नहीं होगी कि ये इस डायलॉग के बाद ही राजकुमार साहब का करियर फिल्म इंडस्ट्री में अगले 30 सालों तक कोई हिला नहीं पाएगा। और इस डायलॉग से जो उनकी जर्नी शुरू हुई, राजकुमार साहब इस अंदाज को ही जीने लगे। इस तरीके से डायलॉग बोलने के अंदाज ने ही उनको रातों रात सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया था। दोस्तों, किसी भी सिनेमा में
किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट में जो डायलॉग होता है उसका अपना काम अलग होता है, कहानी अलग होती है। एक बार सलमान खान ने अपने पिता से समझी हुई डायलॉग और कहानी आगे पुश करने वाला संवाद, इसके बीच का फर्क समझाते हैं जो उन्होंने अपने पिता सलीम खान से सीखा था। फिल्म शोले में कितने डायलॉग थे, होली कब है, ये कहानी को आगे पुश करने के साधारण संवाद है। कितने आदमी थे? और अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, ये डायलॉग था। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। पैगाम फिल्म में यही बात हो गई थी। दिलीप कुमार साहब मुख्य भूमिका के किरदार में थे। दिलीप कुमार साहब इस फिल्म के हीरो होने की वजह से इनके पास बहुत सारे संवाद थे, यानी कि ढेर सारे डायलॉग्स। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि ये जो नाजुक फर्क था वो समझ में नहीं आया हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि दिलीप कुमार साहब के पास जो संवाद थे वो ऐसे संवाद थे जो साधारण संवाद रह गए, यानी कि जो दर्शकों को किक करे ऐसे डायलॉग नहीं थे। मतलब सादे शब्दों में कहे तो डायलॉग्स का महत्व या फिर वो शैली विकसित नहीं हुई थी। इसके बाद से तो फिर पूछिए ही गए मत कि फिल्मों में डायलॉग्स का महत्व कैसे बढ़ गया। फिल्म वक्त में राजकुमार साहब के ऊपर डायलॉग लिखे गए और उन्होंने अपने तरीके से खूबसूरती से उन डायलॉग्स को अंजाम दिया। सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों और दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। अब यहाँ बात नोटिस करने वाली ये है कि राजकुमार ऐसे कलाकार थे जिनके फीमेल फैन कम थी, या फिर ये मानो कि नहीं थी। आज भी अगर ये बात आप नोटिस करोगे तो आपको महसूस होगा, जैसे कि दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, यहाँ तक के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, इन सब की लड़कियां बहुत ज्यादा फैन हुआ करती थी। इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। जबकि फिल्म पैगाम के बाद अपने डायलॉग्स के दम पर राजकुमार साहब ने अगले 30 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इस अंदाज से डायलॉग बोलने के तरीके को राजकुमार साहब ने अपना रुतबा, अपनी संपत्ति, अपना अधिकार माना। ऐसे अनेकों डायलॉग के माध्यम से उन्होंने और भी अपनी हाथों की उंगलियों की स्टाइल, गले में कुछ अलग से कुछ पहनना, अपने अलग अलग भावों से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरीके से धाक जमा ली और अपने फैंस के लिए वो डायलॉग्स के बादशाह बन गए। इसके बाद क्या था, निर्माताओं को तो यही बात का इंतजार होता है, कहानीकार हो या निर्देशक हो, इसी बात को बोलने लगे। इन सब ने राजकुमार पर भरोसा किया और वही राजकुमार ने भी अपने दर्शकों को कभी इस अंदाज की वजह से निराश नहीं किया। उस अदालत के बाद इस अदालत से भी सजा की इल्तिजा करता हूँ, ये इल्तिजा कबूल फरमाई जाए। फिर वो दौर आ गया इनकी जिंदगी में कि वो बी ग्रेड की फिल्में भी साइन करने लगे। ये वक्त था 1982 से 1990 तक का दौर। किसी माँ ने इस धरती पर ऐसा बेटा नहीं जाना जो भवानी सिंह की बीवी अब बच्चों की परछाई पर पांव भी रख सके। इसके बरसों बाद, लगभग 30 बरसों बाद, सुभाष घई अपने दौर के 2 दिग्गज महान हीरोज को साथ में लेकर आए। 1951 की एकमात्र फिल्म सौदागर में दोबारा दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब एक साथ नजर आए और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फुल मसाला फिल्म थी। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। यहाँ ये बात भी जान लेना बेहद जरूरी है दोस्तों कि राजकुमार साहब सिर्फ अपने डायलॉग्स तक सीमित नहीं थे। अगर सिर्फ डायलॉग्स की बात होती तो वो कब के फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो चुके होते। जमीन को नाप तोल कर चलने की स्टाइल, सफेद जूतों से एंट्री लेने की स्टाइल, और उन्होंने लगातार अपने ड्रेसेस पे बहुत ही ज्यादा अपडेट रखा। उनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का था। उन दिनों मैगजीन्स में भी छपा करता था कि राजकुमार साहब तो अपने पर्दों से भी कपड़े बनवा लेते हैं। मफलर, कभी सिगार तो कभी दांत खोदने वाली तिनके अपने मुंह में लेके अपना स्टाइल वो दर्शकों को दिखाते थे। उठने बैठने की स्टाइल, पैंट के पॉकेट में लटकता सफेद रुमाल, ये सब राजकुमार का स्टाइल बन चुका था और लगातार वो एक चीज में बढ़ोतरी करते रहे और साथ ही साथ डायलॉगों से वो अपना रंग जमाते गए। बोलने के साथ चलने, उठने बैठने के अंदाज के वो बड़े मालिक थे। अब डायरेक्टर्स भी इनके महत्व को फिल्म के अंदर स्पेस दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त प्रोड्यूसर्स ये बात जान चुके थे कि हमें यही तो बेचना है। सिर्फ डायलॉग के दम पर काम तो मिल सकता था, लेकिन टिके रहना बहुत बड़ी बात थी। अब राजकुमार साहब के पास कोई फेस वैल्यू ऐसा था नहीं जो स्टार वाला हो, डांस हो, रोमांस हो, ऐसा कुछ था नहीं। बावजूद इसके दर्शकों का बहुत बड़ा वर्ग इनका आज भी है। इसी का उदाहरण है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि हम सब ये दीवानगी राजकुमार साहब के लिए रखते हैं।
और ये बहुत बड़ी बात है। योर ऑनर, इस अदालत के ऊपर एक और अदालत है जिसका फैसला मेरी रूह की गहराइयों तक पहुंच चुका है। जबकि राजकुमार साहब के मुंह फट होने की, अक्कड़ जानी होने की बहुत सारी चर्चाएं रही हैं जो आज तक होती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं थे। इस तरीके का इमेज उनका बनाया जाता था, मैगजीन्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। दरअसल वो बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के इंसान थे। ऐसे कई फिल्मी कलाकार हैं जो ये बात अपनी जुबान से कहते हैं। राजेंद्र कुमार उन्हीं में से एक थे। राजकुमार बड़े अजीज दोस्त थे, हमने बहुत सी फिल्मों में साथ काम किया। बहुत ही अच्छे कलाकार थे वो, और सारी दुनिया जानती है, मैं कहूँ या ना कहूँ उससे क्या होता। और बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनकी आदत थी कि जो दिल में हो वो कह देते थे, और दुनिया वालों को ये बात पसंद आती नहीं। वो तो कहते जानी हम तो वही कहेंगे जो हमें अच्छा लगता है। ये उनकी खूबी थी। मैं दोष दूंगा समझने वालों को, राजकुमार को नहीं। राजकुमार कभी अपने स्टाइल को लेकर बहुत ही अद्भुत तरीकों का इस्तेमाल भी किया करते थे, जो कि हमें हैरान कर देते हैं। जैसे कि आप ये कुर्सी से उठने का उनका अंदाज देख लीजिए। उठने के साथ वो कुर्सी उठा लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। धर्म काटा फिल्म में वहीदा रहमान को उठाकर वो पीछे थपकी दे देते हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से 1972 में बनी फिल्म पाकीज़ा में एक छोटा सा डायलॉग कि आपके पाँव देखे बहुत हसीन थे, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। इस डायलॉग के बाद यहाँ से पूरी फिल्म ही राजकुमार साहब की तरफ घूम जाती है, जबकि इस फिल्म में उनका छोटा सा किरदार था। अदाकारा मीना कुमारी और फिल्मकार कमाल अमरोही को इस फिल्म से जितनी प्रसिद्धि मिली उससे कम प्रसिद्धि राजकुमार को नहीं मिली थी, बल्कि इनसे भी ज्यादा वाहवाही बटोर ली। शोहरत की सीढ़ियां अभी दूर थी, लेकिन पैगाम ने उनको इस बात का पता दे दिया था और वो उस रास्ते पर चल पड़े थे। और एक खास बात जो ये फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर पाए कि दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। यही वजह रही कि ताउम्र राजकुमार साहब एक लौते ऐसे कलाकार रहे जो एक तरीके से डायलॉग बोलते गए फिर भी लोग बोर नहीं हुए, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाया कि राजकुमार जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हैं उससे हट के डायलॉग कैसा हो सकता है। इसी के चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर अपना एक अलग मकाम बनाया। शोहरत और प्रसिद्धि दोनों उनको मिली। हेमा मालिनी भी इनके डायलॉग बोलने और इनके स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही। उन्होंने राजकुमार साहब को लेकर शरारा फिल्म बनाई। हालांकि ये फिल्म नहीं चली थी, तो फिल्में भले ही फ्लॉप हो जाती हो, लेकिन राजकुमार कभी फ्लॉप नहीं होते थे। वो खुद भी इस बात को कहते थे। वही हेमा मालिनी कहती है कि वो सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं थे, फिल्म सेट पे भी उनका अंदाज राजाओं की तरह ही रहता था, मतलब असल ज़िंदगी में। वही उनके साथ काम कर चुके नाना पाटेकर भी ये बात कहते हैं कि वो बहुत ही मिलनसार और साफ दिली इंसान थे। दुनिया उनके बारे में जिस तरीके से जानती है वो वैसे नहीं थे। लोग कहते हैं कि रातों रात कब फिल्म इंडस्ट्री में किसको क्या शोहरत मिल जाए और कब कौन अर्श से फर्श तक आ जाए, इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में कोई नहीं जानता। कुलभूषण पंडित यानी कि राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में हुआ था और 1996 में उनका निधन मुंबई में हुआ था। वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में कैंसर से पीड़ित थे। वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने उनके निधन के बाद किसी को भी आने को इनकार किया हुआ था। वो एकांत में शांति से पंचतत्व में विलीन होना चाहते थे। मियाँ जरा टांगा रोकना, जरा इन्हें अपना नाम बता दूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल विजिट करें। धन्यवाद।